हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन पर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन यूनिट से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, कंसेप्ट को क्लियर करें। ये लेक्चर 6 है। अब तक मैंने टोटल 5 लेक्चर अपलोड कर दिया है कम्युनिकेशन पर, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे पहला सवाल है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन होता क्या है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन सिंपली वैसा कम्युनिकेशन जो क्लासरूम के अंदर होता है। दूसरा सवाल कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन को। तो पहला है टीचर, दूसरा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो उस क्लास में हैं, फिर मैसेज, टीचर क्या मैसेज देना चाहता है, कौन से कंसेप्ट उनका क्लियर कर रहा है, किस तरीके से, तो कौन सी इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और मीडिया का इस्तेमाल करता है टीचर, और लर्निंग एनवायरनमेंट की उस क्लास का लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। आगे है कि कोल एंड चान, इन्होंने एक टिपिकल प्रोसेस दिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। किसी भी क्लासरूम के अंदर जब कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो इफेक्टिव कैसे होगा, उसका एक टिपिकल प्रोसेस उन्होंने बताया। सबसे पहले जो टीचर है वो मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा, फिर एनकोड, फिर उसको ट्रांसमिट करेगा, और फिर जो रिसीवर है मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर बैठे हैं वो उसको डिकोड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फीडबैक देंगे। सिमिलरली जब फिर स्टूडेंट है वो भी मैसेज को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, एनकोड, फिर ट्रांसमिट, फिर टीचर तक पहुंचेगा, फिर टीचर उसको डिकोड, इंटरप्रेट करेगा और फीडबैक देगा। तो इस सिनेरियो में जो सेंडर है वही रिसीवर बन जाता है दूसरे राउंड ऑफ कम्युनिकेशन में। सिमिलरली रिसीवर यहाँ पर सेंडर बन जाता है। तो मतलब ये एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलता है क्योंकि यहाँ पर फीडबैक का इन्वॉल्वमेंट है। एक और चीज़ है नॉइस। आपके पास नॉइस एक ऐसा ऑब्स्टेकल है कम्युनिकेशन में जो कि अवरोध या बाधा पैदा करता है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, किसी भी स्टेज में, कभी भी, कहीं पर, ठीक है। तो नॉइज किसी भी स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन पर हो सकता है। अगर एमसीक्यू पूछे तो बस समझ के वहाँ पे बनाना कि हाँ अगर नॉइज है तो वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, कि आप मैसेज को जब फॉर्मुलेट करते हो तो किस तरीके से करते हो। हमेशा याद रखना कि कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है किसी मैसेज या आइडिया से। सबसे पहले आपके पास कोई आइडिया आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा या कोई मैसेज, फिर उसके बाद आप उसको एनकोड कर दो, जो सेकंड स्टेप है। तो सबसे पहला चीज़ है कि सारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है एक आइडिया या मैसेज से। अब मैसेज क्या है, इट्स अ सेट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। मैसेज वर्बल भी हो सकता है, शब्दों से भरा, और नॉन वर्बल बिना शब्दों के, इशारों के, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, ये सब हो सकता है। थर्ड है कंसर्न टीचर्स conceptualized ideas to be conveyed to students by arranging them in a coherent एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। जब क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो टीचर हैं उनके पास जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं जो उनको बच्चों तक पहुँचाना है, वो उन आइडियाज़ को, उन मैसेज को एक लॉजिकल मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जो कि कोहेरेंट हो, ठीक है। कुछ भी ऊट पटांग इधर उधर से चीज़ नहीं, जो उनसे रिलेटेड है, जो भी पढ़ाई चल रही है, जो भी उनका टॉपिक है, कंसेप्ट है, उन उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज़ उन्होंने फॉर्मुलेट करा है वो उसको अरेंज करते हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस में और बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ये था फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। नेक्स्ट है मैसेज को एनकोड करना, ठीक है। जब आपने एक बार मैसेज को फॉर्मुलेट कर लिया अपने आइडिया को, उसके बाद आप उसको एनकोड करते हो, ठीक है। तो एनकोडिंग में होता है कि आप अपने आइडिया को कन्वर्ट करते हो एक फॉर्म में, एक शक्ल दे देते हो जो कि रिसीवर तक, मतलब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन तक उसको पहुँचाना है, ट्रांसमिट करना है। तो टीचर एनकोड करते हैं अपने आइडियाज़ को अलग अलग तरीक़ों से। वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि स्पीच, बोलकर, लिखकर, सिग्नल, इशारा देकर, जेस्चर्स के माध्यम, जैसे चाहे वैसे वो उस मैसेज को एनकोड कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एनकोड कर सकते हैं जिसे बच्चों तक पहुंचाना है। तो ये था मैसेज एनकोडिंग। अगला है मैसेज ट्रांसमिशन। जब आपने मैसेज एक बार एनकोड कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको मैसेज को बच्चों तक पहुंचाना है, ट्रांसमिट करना है, मतलब कि आप मैसेज को कैसे डिलीवर करते हो।
तो इसमें जो मेन चीज़ आता है वो है चैनल। चैनल के माध्यम से आपका मैसेज बच्चों तक पहुंचता है, रिसीवर तक पहुंचता है। तो ये किस प्रकार हो सकता है? लिखकर, बोलकर, वर्बल भाषा के साथ शब्दों का इस्तेमाल करके, नॉन वर्बल, बॉडी जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, किनेसिक्स, इन सारे के हेल्प से जो है आप मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हो। अगला है मैसेज को डिकोड और इंटरप्रेट करना। ये काम है रिसीवर का, ठीक है। एक बार मैसेज ट्रांसमिट हो गया, रिसीवर तक पहुंचा, अब रिसीवर को मैसेज को डिकोड और इंटरप्रेट करना है। अगर रिसीवर के पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, पहले से उस चीज़ की जानकारी है और वो फेमिलियर है उस भाषा से, जिस भाषा में उस मैसेज को एनकोड किया गया है, तो वो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है डिकोड करना और उस मैसेज को समझ पाना। तो बैकग्राउंड फैमिलियरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर रिसीवर फेमिलियर है उन चीज़ों से थोड़ा मोड़ा भी, तो वो आसानी से उसको और डिकोड कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लासरूम में जाते हो, टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और आपने वो टॉपिक घर से पढ़ के रखा है और नेक्स्ट आप क्लास अटेंड करते हो, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हो क्योंकि आप उस टॉपिक से फेमिलियर हो, पहले से आपके पास जानकारियाँ हैं, ठीक है। अगला है कि यदि रिसीवर के पास वो क्षमता नहीं है सुनने की, पढ़ने की, सोचने की, समझने की, तो उस सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कि वो उस मैसेज को कॉम्प्रीहेंड, समझ पाए आसानी से या फिर डिकोड कर पाए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रिसीवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप समझ पा रहे हो कि क्यों प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि रिसीवर ही है जो कि मैसेज को डिकोड और इंटरप्रेट करता है। तो पूरा का पूरा मैसेज इफेक्टिव होगा या नहीं, इनइफेक्टिव रह जाएगा, वो सारा रिसीवर पर डिपेंड करता है। अगला है फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। जब एक बार रिसीवर ने उसको डिकोड कर लिया तो वो फीडबैक देगा, ठीक है, इवैल्यूएट करेगा। तो फीडबैक होता क्या है? फीडबैक इज द रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स है कि आपने किसी चीज़ का किस तरह से प्रक्रिया रिएक्ट किया, आपने आपको उस चीज़ के प्रति किस तरीके की रिएक्शन आई, या एक्नॉलेजमेंट, या फिर आप उसको एक्नॉलेज करते हो कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली या मैं समझ गया या फिर मैं नहीं समझा, जो भी चीज़ें हैं, तो आप रिस्पॉन्ड करते हो, सीधे सीधे रिप्लाई करते हो, ठीक है। टीचर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द सटल एंड डायरेक्ट वेज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर कन्वेइंग रिएक्शन टू द मैसेज रिसीव्ड। टीचर को पहले से अवेयर रहना पड़ेगा, पहले से ये चीज़ समझ के रखना पड़ेगा कि बच्चों को जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो उसको समझ पाए और रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है नेचुरली, डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। जब आमने सामने आप बात कर रहे हो ना किसी से भी, या फिर क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस सिनेरियो में जो रिसीवर है वो जो फीडबैक देगा, मतलब कि जो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो नेचुरली, डायरेक्टली वहीं पर करेगा, इमीडिएटली, स्पॉन्टेनियसली उसी टाइम पे कर देगा, ठीक है। इसका मतलब कि वो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम उसको लिंक करते हैं फीडबैक से। अगर इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इसका मतलब कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहा है, ठीक है। और फीडबैक हमेशा रिसीवर देता है, इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पूरा कनेक्शन रिसीवर से होता है, ठीक। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। यदि फीडबैक दो लोगों के बीच में आता जाते रहता है, मतलब जहाँ पर सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर, तो उस सिनेरियो में जो कॉन्वर्सेशन है, जो इन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, वो अच्छे ढंग से रेगुलेट होती हैं। कि मैंने कुछ कहा, सामने वाले ने रिस्पॉन्ड करा, फिर उसने कुछ कहा, फिर मैंने उसका रिस्पॉन्ड करा, तो इस तरीके से साइकिल चलते रहता है। अगला है नॉइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉइस का मतलब सीधा सीधी वो चीज़ है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बाधा या अवरोध, ठीक है, उसमें बाधा डालता है। सिंपल से याद रखो। एन इंटरप्शन, वो इंटरप्ट कर देगा, बीच में दखल अंदाजी कर देगा। दैट क्रीप एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर हो सकता है, कुछ भी इसमें कोई खास नहीं है कि सेंडर जब मैसेज सेंड कर रहा है तब नहीं होगा, ये कहीं पर भी कभी भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी स्टेज पर हो सकता है। इसके 4 टाइप्स हैं और इम्पॉर्टेंट है ये नॉइस। पहला है फिजियोलॉजिकल नॉइज। इसमें है कि अगर आप भूखे हो, मान लो आप भूखे हो या फिर आप थके हो, आपके सर में दर्द है,
और आप किसी को कुछ आपको मैसेज भेजना है तो आप हो सकता है मैसेज सही ढंग से ना भेज पाओ, ठीक है। तो ये एक नॉइज़ का पार्ट है कि बाधा आ रही है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से एक्सिक्यूट करने में, ठीक है, या मैसेज को अच्छे ढंग से एक्सिक्यूट करने में। अगला है फिजिकल नॉइज़, मतलब जो आपका इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वहाँ पर की नॉइज़, ट्रैफिक हॉर्न्स, पुअर लाइट्स एटसेट्रा। मतलब कि मान लो क्लासरूम ऐसे जगह पे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, या फिर आपका स्कूल ऐसे जगह पे जहाँ पर बिजी ट्रैफिक है, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत आती हैं, हॉर्न बहुत चलता है। तो उस सीन में वहाँ पे जो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो हो रहा है क्लास के अंदर वो हैम्पर होगा, ठीक, वो इंटरप्ट हो जाएगा, वहाँ पर नॉइज़ होगा। उसी तरीके से पुअर लाइट्स, क्लासरूम के अंदर मरकरी नहीं है, बल्ब फूटे हुए या फिर डिम लाइट है, तो उस चक्कर में बच्चे जो हैं वो इंटरप्ट हो रहे हैं कि लाइटनिंग अच्छी नहीं है, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे कि पूरे के पूरे क्लासरूम कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है। अगला है साइकोलॉजिकल नॉइज़। ये रिलेट करता है हमसे, मतलब इंडिविजुअल से, जैसे कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं या चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि हो सकता है आपका एक बाइस्ड हो, आपका एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड हो किसी चीज़ के प्रति, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, आप अपने बाइसनेस की वजह से उसको सही कहोगे, ठीक है। एक है डिफेंसिव फीलिंग्स, आक्रामक हो जाना, कि अगर आपने कहीं कुछ गलती करी लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार रही और सामने वाले को आप बिल्कुल डिफेंसिव मोड में रिएक्ट कर रहे हो, बिल्कुल आक्रामक तरीके से। या फिर ओवर स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, वर्कलोड ज़्यादा है, तो ये आता है साइकोलॉजिकल नॉइज़। वैसा नॉइज़ जो कि आपसे रिलेटेड है, ठीक है, आप किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो और कम्युनिकेट करते हो। फोर्थ है सिमेंटिक नॉइज़। इसका सीधा सीधा रिलेशन है शब्दों से, कि कई बार कुछ ऐसे शब्द या टेक्निकल शब्द या जार्गन इस्तेमाल करते हैं ऑथर्स वगैरह, या फिर जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर देते हैं कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उस सिनेरियो में वहाँ पे इंटरप्शन आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्मूथली रेगुलेट नहीं होगा दो लोगों के बीच में या ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, ठीक है। मान लो कोई स्पीकर है, वो बार बार स्लैंग यूज़ कर रहा है और ऑडियंस को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो स्लैंग का मतलब क्या है, तो उस सिनेरियो में वो सिमेंटिक नॉइज़ है। और वो नॉइज़ इसलिए है क्योंकि वो इंटरप्ट कर रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, क्योंकि जो ऑडियंस रिसीवर है उसको समझ नहीं आ रहा है कि जो स्पीकर बोलना चाह रहा है वो उसको पार्शियली समझ रहा है, स्लैंग का मतलब नहीं समझ रहा है कि वो कैसे रिलेट कर रहा है। तो वहाँ पर बोरिंग और बिल्कुल ही इनएफेक्टिव तरीके का कम्युनिकेशन हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑथर्स समटाइम्स क्रिएट सिमेंटिक नॉइज़। कई बार ऑथर्स जो लेखक है वो सिमेंटिक नॉइज़ क्रिएट करते हैं, किस तरीके से, कुछ जार्गन या कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर देंगे जो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।